हेलो स्टूडेंट, आइडल एकेडमी स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरतल में आपका स्वागत है। आपके लिए हम आज के इस वीडियो में कुछ नया लेके आए हैं जिसे आज हम आपको पीपीटी किट पर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं नोट्स लेके आया हूँ आपके सामने। आप इन नोट्स को अपनी नोटबुक में जरूर उतारें, क्योंकि पिछले वीडियो में जो मैंने लाइव वीडियो आपको भेजा था, सेंड किया था, उसमें मैंने आपके सब्जेक्ट के बारे में मैंने बहुत कुछ अच्छा बताया। आपको मैंने आपकी फ्यूचर की नॉलेज मैंने आपको दी, वास्तव में आपको क्या करना चाहिए। आपने अगर कॉमर्स साइड को चुना है तो आपने इकोनॉमिक्स को ही क्यों चुना, ऐसे क्या रीजन थे, उन पर हमने डिस्कस किया था। यहाँ तक कि मैंने यहाँ पर 2 बुक्स भी आपको डिस्कस की थी, जिसमें इंडियन इकोनॉमी और स्टैटिस्टिक्स जो है, दोनों बुक्स में हम यहाँ पर 11th क्लास में स्टडी करेंगे। आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो में कहीं ना कहीं हम आपको फर्स्ट जो बुक है हमारी इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके अंदर जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, इस पर हम कुछ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपने 10th क्लास में जो पढ़ा था, उन्हीं बातों को हम यहाँ पर आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि आपके टीचर्स ने आपको जरूर बताया होगा कि बेटा जब कभी भी आप नेक्स्ट ईयर अगले साल जब कभी आप कॉमर्स में इकोनॉमिक्स लेके पढ़ोगे तो आपको ये चीजें वहां पर काम आएंगी, ये आपकी बहुत सी चीजों को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर डिस्कस करेंगे, और भारतीय अर्थव्यवस्था पर डिस्कस करने के साथ साथ हम औपनिवेशिक शासन काल के अंतर्गत भारतीय जो अर्थव्यवस्था उसका स्तर निम्न क्यों था, नीचा क्यों था, या लो लेवल की क्यों थी, इस पे डिस्कस करेंगे। हम यहाँ ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में राष्ट्रीय आय को लेकर क्या कभी डिस्कस हुआ था, क्या ये भारतीय अर्थव्यवस्था कॉलोनियल टाइम पीरियड से पहले क्या एक सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था थी, क्या देश डेवलप था। क्योंकि आप पढ़ते आए हो बचपन से ही, भारत देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था, लेकिन क्यों बोला जाता था, ऐसे क्या रीजन है, उन्हीं सब बातों को हम आज के वीडियो में आपको समझाएंगे। क्योंकि मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं, जो स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, कि हमारी बुक जो है पूरी थ्योरी बुक है, और मैं आपको बता चुका हूं कि एसएसटी है तो एसएसटी की तरह पढ़ेंगे, लेकिन नो बेटा, यहाँ पर हम इस बुक को इकोनॉमिक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और कहीं ना कहीं 12th क्लास में आपको ये जितने पॉइंट्स हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जब ये ऑल पॉइंट्स आपको 12th में आपके काम आएंगे। तो उम्मीद करूंगा वीडियो को आप अच्छे से देखें, समझने का प्रयास करें, क्योंकि इजी है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा। और इंटरेस्ट लोगे तो शायद आप कहीं ना कहीं 11th क्लास के साथ साथ 12th में भी अच्छा करने का प्रयास करोगे। तो चलो दोस्तों, लेके चलते हैं आपको आज के वीडियो के साथ। इसमें औपनिवेशिक शासनकाल के अंतर्गत निम्न स्तरीय जो आर्थिक विकास हुआ भारत का, वो किस प्रकार हुआ, क्या ऐसा रीजन था, देखें। माना जाता है अंग्रेजी शासन जब भारत में नहीं आया था, यहां पर इसकी स्थापना नहीं हुई थी, तो भारत की स्वतंत्रता बिल्कुल फ्रीडम थी, स्वतंत्र थी, या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था जो थी काफी कैसी थी, फ्रीडम थी, सॉरी। तो यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था फ्रीडम थी, तो यहाँ पर सभी लोग अपने अनुसार ही अपना बिजनेस करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, और कहीं ना कहीं देश को सोने की चिड़िया कहा जाता। लेकिन इसके ऊपर कहते हैं कि ग्रहण लग जाना, एक प्रकार से एक काला साया लग जाना, जिसको मैं ब्रिटिश एम्पायर का नाम दूंगा। भारत की जनसंख्या की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य जो स्रोत था वो एग्रीकल्चर सेक्टर था, या प्राइमरी सेक्टर जिसको मैं बोल सकता हूँ। कृषि के साथ साथ देश अलग प्रकार की एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहता था, कुछ अन्य कार्य भी करता था जो कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर के अंदर शामिल किए जाते हैं। इसमें हम बात करेंगे, भारत में बनी इन चीजों की विश्व के बाजार में काफी अच्छी मांग थी। रीजन था क्योंकि कलात्मक दृष्टि से जो भारत में जो सामान बनाया जाता था, इस आधार पर भारत की प्रतिष्ठा पूरे ऑल वर्ल्ड में थी। मतलब देश को नाम से जाना जाता था कि कहीं ना कहीं भारत को विविधताओं में एकता का देश बोलते हैं। अलग अलग प्रकार का क्लाइमेट पाया जाता है, तो प्रोडक्शन भी गुड्स का अलग अलग होता है, इसलिए पूरे वर्ल्ड के मार्केट के अंदर ये काफी चीजें यहाँ की फेमस थी। भारत इंग्लैंड के कच्चे माल की पूर्ति करने और वहां के बने तैयार माल को आयात करने वाला देश बनकर रह गया। कब की बात कर रहे हैं, जब भारत में ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पर आया, और यहाँ कह सकता हूँ उसको औपनिवेशिक शासनकाल यहाँ का बना दिया गया, तब भारत को सिर्फ एक रॉ मेटेरियल वाला सप्लायर कंट्री बना दिया। और कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि वहां पर जो गुड्स फिनिश्ड हो जाती थी, मतलब सामान जो बनके तैयार हो जाता, उसको इंडियन मार्केट में बेच दिया जाता था। इससे इंडियन इकोनॉमी डेवलप ही नहीं हो पाई। चर्चा करते हैं आगे। स्वाभाविक था कि औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का
ईमानदारी से कोई प्रयास किया ही नहीं, क्योंकि देश की इकोनॉमी कंप्लीट रूप से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आती थी, इसलिए उन्होंने कभी इंडिया की पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम के बारे में कभी ईमानदारी से चर्चा ही नहीं की। लेकिन ऐसा माना जाता है कुछ ऐसे विद्वान थे जिन्होंने निजी स्तर पर इसका आकलन किया, लेकिन फिर भी उन्होंने जो आकलन किया उसमें कुछ कमियां, कुछ मतभेद देखने को मिलते हैं, कुछ विसंगतियां देखने को मिलती हैं, जिनमें हम चर्चा करेंगे कि आकलनकर्ताओं में जो नाम मैं बताने जा रहा हूं, आपने 10th क्लास में भी इनका नाम पढ़ा होगा, जिसमें दादा भाई नौरोजी के नाम आपने जरूर पढ़ा होगा। पहले ऐसे थिंकर्स थे जिन्होंने आजादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय आय के डाटा प्रेजेंट किए थे। फिर विलियम डिग्बी थे, फिडरे सिराज थे, डॉक्टर V.K.R.V. राव थे और R.C. देसाई इसमें प्रमुख रहे हैं। बात करता हूं औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान जो डॉक्टर राव थे उनके द्वारा लगाए गए अनुमान काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंस माने जाते हैं। थैंक यू।